नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं भारत की पर्यावरण नीति के एक बहुत ही जरूरी पहलू की। एक ऐसा पहलू जो शायद रोज-रोज की खबरों में तो नहीं आता, लेकिन जिसका असर हमारी प्रकृति और हमारे स्थानीय समुदायों पर बहुत गहरा पड़ता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नागोया प्रोटोकॉल की। और ये भी समझेंगे कि ये कैसे पक्का करता है कि प्रकृति के खजानों का फायदा सबको बराबर मिले। तो ये सारी बातचीत शुरू कहाँ से हुई? इसकी शुरुआत हुई है एक बहुत ही महत्वपूर्ण रिपोर्ट से। ये रिपोर्ट भारत की तरफ से अपनी तरह की पहली रिपोर्ट है और इससे पता चलता है कि हमारा देश अपनी अंतर्राष्ट्रीय जिम्मेदारियों को लेकर कितना सीरियस है। देखिए, हाल ही में भारत के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने नागोया प्रोटोकॉल पर अपनी पहली नेशनल रिपोर्ट पेश की। अब ये सिर्फ कोई कागजी कार्रवाई नहीं, ये इस बात का एक ठोस सबूत है कि भारत ने दुनिया के मंच पर जो वादे किए हैं उन्हें जमीनी हकीकत में बदलने के लिए वो पूरी तरह से तैयार है। अच्छा, अब ये जो शब्द है ना, नागोया प्रोटोकॉल और एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग, यानी पहुंच और लाभ साझाकरण, सुनने में थोड़े मुश्किल लग सकते हैं ना, पर यकीन मानिए इनके पीछे का जो आइडिया है वो बहुत ही सरल और पावरफुल है। इसका सीधा सा मतलब है कि प्रकृति के संसाधनों से जो भी फायदा हो उसे उन समुदायों के साथ भी बांटा जाए जो सदियों से उसकी देखभाल करते आ रहे हैं। तो सवाल ये उठता है कि ये नागोया प्रोटोकॉल असल में है क्या चीज? देखिए, ये एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जो पूरी तरह से आप कह सकते हैं फेयरनेस यानी निष्पक्षता के सिद्धांत पर बना है। ये पक्का करता है कि जब भी कोई कंपनी या कोई रिसर्चर किसी देश के जेनेटिक रिसोर्स यानी आनुवांशिक संसाधनों का इस्तेमाल करे तो उससे जो भी लाभ हो उसे उस देश और वहां के स्थानीय लोगों के साथ सही तरीके से शेयर किया जाए। पहुंच और लाभ साझाकरण, जिसे हम शॉर्ट में ABS भी कहते हैं, इसका मतलब बस इतना है, फेयर प्ले। जरा सोचिए, एक आदिवासी समुदाय है जो पीढ़ियों से जंगल के किसी खास पौधे के औषधीय गुणों के बारे में जानता है, उसे बचाता आ रहा है। अब कोई बड़ी दवा कंपनी आती है, उसी ज्ञान का इस्तेमाल करती है, एक नई दवा बनाती है और करोड़ों कमा लेती है, तो ABS ये पक्का करता है कि उस मुनाफे का एक हिस्सा उस समुदाय को भी मिले। क्यों? क्योंकि उस ज्ञान के असली रखवाले तो वही हैं। और ये जो उदाहरण है ना, ये इस पूरी बात को बिल्कुल साफ कर देता है। मान लीजिए कोई यूरोपियन फार्मा कंपनी तमिलनाडु के औषधीय पौधों का इस्तेमाल करती है, तो उससे जो भी फायदा हो रहा है, चाहे वो पैसा हो या किसी और रूप में, उसे वहां के स्थानीय समुदायों के साथ बराबर बांटा जाना चाहिए जो उन पौधों के असली संरक्षक हैं। ये सिर्फ एक पॉलिसी नहीं है, ये न्याय है। अच्छा, एक बात और समझनी जरूरी है, ये जो नागोया प्रोटोकॉल है ये कोई अकेली चीज नहीं है। ये असल में बायोडाइवर्सिटी यानी जैव विविधता को बचाने के लिए बनाए गए एक बहुत बड़े ग्लोबल फ्रेमवर्क का हिस्सा है, जिसकी कहानी कई दशक पहले शुरू हुई थी। चलिए जरा इस सफर पर नजर डालते हैं। इसकी शुरुआत हुई 1992 में रियो अर्थ समिट से, जहां कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी यानी CBD का जन्म हुआ। फिर 2003 में आया कार्टाजेना प्रोटोकॉल और उसके बाद 2014 में लागू हुआ हमारा नागोया प्रोटोकॉल। हर एक समझौता बायोडाइवर्सिटी को बचाने की इस बड़ी पहेली का एक बहुत जरूरी टुकड़ा है। तो इन दोनों प्रोटोकॉल में मोटा-मोटा फर्क क्या है? देखिए, कार्टाजेना प्रोटोकॉल एक तरह की ढाल है। ये हमें जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स यानी GMO से होने वाले खतरों से बचाता है। वहीं नागोया प्रोटोकॉल एक पार्टनर की तरह है। ये सुनिश्चित करता है कि जब प्रकृति के संसाधनों का इस्तेमाल हो तो उसका फायदा सभी को मिले। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तो ये सब तय हो गया, पर अब सवाल यह है कि भारत में जमीनी स्तर पर इसे लागू कैसे किया जा रहा है। भारत ने जो सिस्टम बनाया है वो ये पक्का करता है कि ये नीति सिर्फ कागजों में ना रह जाए, बल्कि इसका फायदा असल में लोगों तक पहुंचे। भारत ने इसे लागू करने के लिए एक बहुत ही बढ़िया 3 स्तरीय सिस्टम बनाया है। सबसे ऊपर नेशनल लेवल पर है नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी यानी NBA, जो मेन पॉलिसी बनाती है। फिर स्टेट लेवल पर हैं स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड्स यानी SBBs, जो कोऑर्डिनेट करते हैं। और सबसे जरूरी लोकल लेवल पर हैं बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमिटीज यानी BMCs, जो ये पक्का करती हैं कि फैसले लेने की ताकत उन लोगों के हाथ में हो जो सीधे तौर पर इन संसाधनों के साथ जीते हैं। और आपको बताऊं, जैव विविधता को बचाने का ये जो जज्बा है, ये भारत के लिए कोई नई चीज नहीं है। ये हमारी जड़ों में है, हमारे संविधान और हमारे कानूनों में इसकी बहुत गहरी नींव है। और यही नींव इन कोशिशों को और मजबूत बनाती है। अगर हम अपने संविधान को देखें तो आर्टिकल 48A साफ साफ कहता है कि राज्य पर्यावरण की रक्षा करेगा।
वहीं आर्टिकल 51A(G) हम सब पर, हर नागरिक पर पर्यावरण की रक्षा का एक मौलिक कर्तव्य डालता है। और फिर है हमारा बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002, जो इन सभी बातों को एक कानूनी ढांचा देता है। तो ये दिखाता है कि भारत की ये कोशिशें सिर्फ किसी अंतर्राष्ट्रीय दबाव में नहीं, बल्कि हमारे अपने मूल्यों से निकली हैं। तो आखिर में ये सारी बातचीत हमें एक बहुत बड़े और ज़रूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। क्या हमारी इस धरती की जैव विविधता को बचाने की असली चाबी स्थानीय समुदायों के हाथ में है? नागोया प्रोटोकॉल और भारत की ये पहल हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि जब हम उन लोगों को ताकत देते हैं जो प्रकृति के सबसे करीब हैं, तो असल में हम एक बेहतर और टिकाऊ भविष्य की नींव रख रहे होते हैं।